दोस्तों, आज का वीडियो विज्ञान के उन प्रश्नों पर आधारित है जो एमटीएस एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए आशा करता हूं कि ये प्रश्न फिर से रिपीट होंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कितने पीएच मान पर दंत क्षय शुरू हो जाता है? आपके ऑप्शन हैं 5.5, 4.5, 6.5 या 3.5। सही आंसर होगा इसका 5.5। जी हाँ दोस्तों, जब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं या मीठा पदार्थ जो भी हम खाते हैं उसकी वजह से, उसके विघटन की वजह से जब हमारे माउथ का पीएच मान 5.5 मतलब 5.5 हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा 5.5। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? मतलब दिन भर का मतलब होता है 24 घंटा। ठीक है, 24 आवर में हम कितना जो है मूत्र का उत्सर्जन करते हैं? आपके ऑप्शन हैं 1 लीटर से 1.5 लीटर तक, 2 लीटर तक, 3 लीटर तक, 500 मिलीलीटर तक। ठीक है, देखिए पानी अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो पेशाब तो ज़्यादा बनेगा निश्चित तौर पे। एक नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, पानी अगर नॉर्मल आप पी रहे हैं, कम नहीं पी रहे हैं, ज़्यादा नहीं पी रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन पानी अगर आप पी रहे हैं तो एक नॉर्मल कंडीशन में मनुष्य जो है 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक मूत्र का उत्सर्जन 24 घंटे में करता है। ठीक है, तो 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक क्या है, यही आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? देखिए जो प्रश्न मैं आज करा रहा हूँ ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एमटीएस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर करके खोज करके क्वेश्चंस को लाया हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप जानते हैं तो भी देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, देखने से कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। ठीक है, चलिए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्जी काय को या लिपिड को? सही आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसको कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स रोग किस कारण से नहीं फैलता है? ठीक है, आपको उस कारण का नाम बताना है जिसकी वजह से एड्स रोग ना फैलता हो। आपको नहीं बताना है कि किसकी वजह से एड्स फैलता है। ठीक है, वो तो सभी जानते हैं कि क्यों एड्स फैलता है। ठीक है, एड्स कब नहीं फैलता है वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, मच्छर के काटने से, साथ खाने या पीने से, चुम्बन के कारण से, हाथ मिलाने से। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जितने ऑप्शन हैं ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। मतलब इन सब चीज़ों की वजह से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आंसर क्या है? सही हैं। मतलब इनकी वजह से एड्स नहीं फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे तो क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये भी जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लघु परिपथ में धारा का मान कम होता है या ज़्यादा? लघु परिपथ मतलब जो छोटा सर्किट हो, बहुत बड़ा सर्किट ना हो। ठीक है, छोटा सर्किट हो तो छोटे सर्किट में जो धारा का मान होता है, करंट का मान होता है, वो कम होता है कि ज़्यादा, ये बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन हैं ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा, बहुत कम। सही आंसर क्या होगा इसका? ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, अगर सर्किट छोटा है तो खपत कम होगी, जाहिर सी बात है धारा का मान ज़्यादा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के वीडियो में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है, देखिए अभी अगला ये क्वेश्चन जो है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो क्या था? फिजिक्स का क्वेश्चन था। उसके पहले क्वेश्चन क्या था? बायो का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? एक कार्बन के साथ, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? कितने?
4 5 6 3, मैंने करके बता दिया भाई आपको। कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। एक कार्बन के साथ टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। न इससे कम तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न केमिस्ट्री से है, रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। लिंडमैन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? ये पिछली बार एमटीएस एग्जाम जो भी हुआ था, ठीक है, जब भी हुआ था तो उसमें ये बार बार पूछा गया था। ठीक है, 2022 में। ठीक है, तो लिंडमैन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? पारिस्थितिक पिरामिड 10% नियम, पारिस्थितिकी का या पारिस्थितिकी तंत्र का, या कोई नहीं? तो जो सही आंसर इसका है वो है पारिस्थितिक पिरामिड, मतलब 10% का नियम। एग्जाम में ऑप्शन कुछ भी आपको दिया जा सकता है, 10% का नियम भी दे सकते हैं, ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए लिंडमैन का कहना ये था कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो एनर्जी का फ्लो है ना वो घटता जाता है। मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे कौन होता है? प्राइमरी लेवल होता है। ठीक है, फिर आपका सेकेंडरी लेवल आएगा, फिर टर्शियरी लेवल आएगा। तो प्राइमरी लेवल को जो सेकेंडरी लेवल वाले हैं वो क्या करते हैं? खाते हैं। तो कहने का मतलब लिंडमैन का कहना ये था कि सेकेंडरी लेवल के जो लोग होते हैं प्राइमरी लेवल से उनको कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? 10%। मतलब 90% एनर्जी ये प्राइमरी वाले कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से 10% एनर्जी केवल अपर लेवल में जाती है। तो यही लिंडमैन का 10% नियम है। मतलब जो एनर्जी का फ्लो होता है वो 10% ऊपर होता है। ठीक है, इसीलिए जो शाकाहारी भोजन है ना वो ज़्यादा फायदेमंद हो, शाकाहारी भोजन से एनर्जी हमको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी रोग, ठीक है, देखिए विटामिन जो भी हैं ABCDE, ठीक है, क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा इससे। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए। तो आपके ऑप्शन हैं विटामिन A, विटामिन B, C या D। तो बेरी-बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्या होता है? आंखों की रोशनी आपकी कम हो जाती है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडेज कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी की अगर बात करें तो स्कर्वी, विटामिन डी सूखा रोग। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मतलब विटामिन डी रिकेट्स जिसको कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है विटामिन डी? सूर्य की रोशनी में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऐसे विटामिन सी खट्टे फलों में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए कहाँ? हरी साग सब्जियों में। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली के झालर में बल्ब किस क्रम में लगाया जाता है? मेरे जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप बता दीजिए कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। इससे आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। अगर मुझे सही जानकारी मिल जाएगी आपके बारे में तो मैं उसी हिसाब से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उसी हिसाब से क्लास में और अरेंज करूंगा, ज़्यादा अरेंज करूंगा, जानकारियां और ज़्यादा जुटाऊंगा। ठीक है, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, जब जानकारी सही रूप से आपके बारे में नहीं मिल पाती है तो उत्साह मेरा भी कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए अगर कमेंट करेंगे आप तो मैं क्लासेस की संख्या और बढ़ा दूंगा। देखिए, बिजली के झालर में बल्ब किस क्रम में लगाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, समांतर और श्रेणी दोनों, कोई नहीं। तो देखिए बिजली का जो झालर होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम दीपावली में करते हैं, यहाँ फंक्शन में करते हैं, तो उसमें जो बल्ब लगाए जाते हैं वो श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज में लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ की और बता दूँ आपको, घरों की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल होती है, समांतर क्रम होती है। ठीक है, लेकिन जो झालर है वो झालर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? अब ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ओम, जूल, न्यूटन या पास्कल। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। सही आंसर क्या है? ओम। अच्छा, नीचे देखिए कि यहाँ पे वर्ड आया है पास्कल। पिछली बार ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, पास्कल किसकी इकाई है? ये दाब की, प्रेशर की। हाँ, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी जल जनित बीमारी है? अब आगे हम लोग जीव विज्ञान पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो जल से फैलती है, पानी से। वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी है वो बताना है आपको। हैजा, तपेदिक, मलेरिया या एड्स। तो सही आंसर क्या है? हैजा।
हैजा जो है ये क्या है, वाटर बॉर्न डिसीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, गोल्ड या तांबा। किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का। ठीक है, जो सोलर सेल होती है, सोलर सेल को बनाने में सिलिकॉन एलिमेंट का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न बायो से संबंधित क्वेश्चन है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मतलब फ्रैक्चर आपको हो जाए, आपका बोन ब्रेक कर जाए तो डॉक्टर क्या करता है, क्या इस्तेमाल करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम, सफ़ेद चूना या सफ़ेद पाउडर, क्या इस्तेमाल करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ना। सही आंसर क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब प्लास्टर करने के लिए, इसका नाम ही देखिए प्लास्टर लिखा हुआ ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डॉक्टर जो प्लास्टर करता है आपके हड्डियों को जोड़ने के लिए, वो कौन सा तत्व है, क्या है वो, कौन सा केमिकल है, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, निश्चित रूप पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो सूत्र हैं, सूत्रों के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, एसएससी का, एमटीएस का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो सूत्र के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, अलग से वहाँ वीडियो बना हुआ है, कंप्लीट पूरा डिटेल है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न, सौर बर्तनों का रंग बाहर से क्या होता है? सौर बर्तन मतलब जो सोलर यूटेंसिल होते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा पे जो बर्तन काम करते हैं, उन बर्तनों का रंग बाहर से क्या होता है, यही बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है काला, सफ़ेद, हरा या कुछ नहीं। कैसा होता है? काला रंग होता है। बाहर से रंग कैसा होता है इनका? काला रंग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि काला रंग क्या करता है, ऊष्मा को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और निकालता कम है, इसलिए इनका रंग काला किया जाता है। ठीक है, जिससे एनर्जी को अंदर अपने रोक सके। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 15 सेकेंड, 7 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट। सही आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड, एग्जैक्ट वैल्यू है ये। ठीक है, अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो ऑप्शन है 40, 45, 50 या 20। सही आंसर है 40। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है 40 डिग्री पर क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे की वैल्यू इनकी आपस में बराबर हो जाती है। अगला प्रश्न, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? अभी ऊपर मैंने चर्चा किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, कोशिका को, हरित लवक को किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस, मतलब शक्ति गृह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माउथ मिरर किस दर्पण को कहा जाता है? माउथ मिरर का मतलब ये है कि मुख के अंदर चीज़ों को देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? मुख के अंदर, बाहर का चेहरा नहीं देखना है आपको। तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या किसी को नहीं। माउथ मिरर मतलब डेंटिस्ट जो शीशा इस्तेमाल करते हैं, दर्पण इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं उसको? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? चीज़ों को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके हमारे सामने पेश करता है। चलिए अगला प्रश्न, साइड मिरर या रियर व्यू मिरर किसे कहा जाता है? साइड मिरर मतलब गाड़ियों में जो हम शीशा लगाते हैं साइड में, पीछे का देखने के लिए दृश्य जो है, तो शीशा वो मिरर किस टाइप का होता है? अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है या किसी को नहीं? क्या? उत्तल दर्पण। जी हाँ, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये पीछे की जो भी चीज़ें होती हैं उनको छोटा छोटा करके क्या करता है? पूरा इकट्ठा करके हमको एक साथ दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो रियर व्यू के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 7.35 से 7.45, 6.25 से 6.95, 7.65 से 7.95 या 5.5 से 6.5। सही आंसर क्या होगा? 7.36 से लेकर के 7.45
5। वैसे एक चीज़ बता दूं आपको, जो है मनुष्य के रक्त का जो पीएच होता है सामान्यतः वो 7.4 होता है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ये कॉमन आंसर है 7.4। अब ऑप्शन इसी के आसपास ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो आप एग्जाम में टिक करेंगे। तो इसके आसपास जो ऑप्शन आपको मिला था यहाँ पे 7.36 से 7.45, इसलिए सही था, ठीक है। तो जनरली जो पीएच होता है मनुष्य के रक्त का, ब्लड का, वो 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न। ईईजी किसका किया जाता है? ईईजी किसका किया जाता है? किसका किया जाता है मतलब किस अंग का ईईजी किया जाता है? मस्तिष्क का, हृदय का, यकृत का या आंख का? किसका किया जाता है? तो ईईजी मस्तिष्क का, दिमाग का ईईजी किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न। चीड़ किसका उदाहरण है? चीड़ आवृतबीजी का, अनावृतबीजी का, एक बीजपत्री का या कोई नहीं? चीड़ आवृतबीजी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आवृतबीजी का उदाहरण है, ठीक है। मेरे भाई चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, मार्च 2022 में बायोटेक ने बायोफ्रेजी के साथ किस बीमारी के टीके के लिए समझौता किया? अब आप कहेंगे सर करंट अफेयर्स आ गया, हाँ? अब आप साइंस में करंट अफेयर्स कहाँ से लेके आए? लेकिन मेरे भाई ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, बायो से संबंधित है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको सम्मिलित किया है, पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मार्च 2022 में बायोटेक ने बायोफ्रेजी के साथ किस बीमारी के लिए टीके के लिए समझौता किया? तपेदिक, कैंसर, खसरा या एड्स? जी हाँ दोस्तों, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के इलाज के लिए बायोटेक इंडियन कंपनी है, इसने बायोफ्रेजी के साथ क्या किया है? इसके ऊपर काम करने के लिए, टीका बनाने के लिए आपस में एग्रीमेंट हुआ है, मार्च 2022 में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन करंट अफेयर्स और साइंस दोनों के लिए समान रूप से आपके लिए लाभकारी है। अगला प्रश्न केमिस्ट्री से संबंधित है। न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम या मैग्नीशियम? क्या है? हाइड्रोजन। न्यूलैंड के अष्टक नियम का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न। ओम के नियम पे पिछली बार क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, बार बार पूछा गया था। ओम की नियम का सूत्र क्या है? V = IR, V = IT, V = I²R या V = I/R? क्या? V = IR, ये ओम की नियम का सूत्र है, V = IR, ठीक है।